पहले एक बिजनेस की शुरुआत होती है। आप किसी ना किसी तरह से कुछ पैसे जुगाड़ करके, उधार लेकर, अपनी बीवी के गहने बेचकर या किसी तरह से भी थोड़े पैसे कर कर एक दुकान खोलते हो। कुछ सालों तक वो दुकान चलती रहती है। धीरे धीरे कर कर जो प्रॉफिट आज आप 10 रुपये कमा रहे हैं, एक समय आता है जहां पर आपका लाख रुपए प्रॉफिट भी होता है। पर उसके पीछे 20 साल, 30 साल, 40 साल की वो मेहनत होती है, वो एक्सपीरियंस होता है और उस मेहनत के पीछे कई सारे लोगों का हाथ भी होता है। और फिर जुड़कर बनती है आपकी एक शॉप, एक बिजनेस खड़ा होता है। आप एक छोटा सा घर बना लेते हैं, एक छोटी सी गाड़ी ले लेते हैं, अच्छी शादी बच्चों की कर लेते हैं और उसके बाद रहन सहन थोड़ा सा ठीक होना शुरू हो जाता है। पर एक समय ऐसा आता है जब सरकार कहती है कि अभी ये बिजनेस बंद कीजिए, ये बिजनेस आपका जो है किसी और को दे देंगे और जो बाकी आपका सामान जो आपके पास है वो आप ही रखिए। अब उसको मेंटेन किस तरह से करेंगे, ये सवाल आपको अपने आप से पूछना होगा, क्योंकि सरकार कुछ इसी तरह का प्लान जो है वो बनाकर बैठी हुई है। नई एक्साइज पॉलिसी आ चुकी है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी हैं। अब जब भी हम कोई डेजर्टेशन लिखें या फिर कोई रिसर्च पेपर लिखें या फिर किसी तरह की कोई भी पॉलिसी आए, तो सबसे पहले डिसाइड होता है कि इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है। सरकार ने जो नई एक्साइज पॉलिसी आई है, उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी रखे हैं। सबसे पहले हम उन्हीं ऑब्जेक्टिव से शुरुआत करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि अल्टीमेटली एंड तक इस वीडियो के कि क्या वो ऑब्जेक्टिव इस नई पॉलिसी से अचीव हो सकते हैं। लिकर ट्रेडर्स, वाइन ट्रेडर्स का इस पर क्या कहना है, क्या उनको लगता है कि ये जो ऑब्जेक्टिव सरकार ने बनाए हैं उस पर अचीव होंगे, और सरकार के लिए जो अगर गवर्नमेंट की बात करें या आम जनता की बात करें तो उसको इसका किस तरह का इम्पैक्ट पड़ेगा और जो अलग अलग इस पे प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो किस तरह से, उस पर हम डिटेल में चर्चा करेंगे। मेरा नाम रजत वोरा है और आप इस एक्सप्लेन्ड वीडियो में पूरी तरह से नई लिकर पॉलिसी को समझेंगे, पुरानी लिकर पॉलिसी क्या है उसको समझेंगे, और इसीलिए मैंने इस वीडियो को 4 भागों में डिवाइड किया है। 4 पार्ट्स में हम इस वीडियो को समझेंगे। सबसे पहले कि एक्साइज पॉलिसी 2021 नई क्या है, किस तरह से उसमें फॉल्ट्स हैं जिसकी वजह से ट्रेडर्स और जो वाइन ट्रेडर्स, लिकर शॉप्स के मालिक हैं, वो इस पर शोर मचा रहे हैं कि ये पॉलिसी गलत है। दूसरा, इसमें ओल्ड पॉलिसी क्या थी, किस तरह से एक व्यक्ति को लाइसेंस दिया जाता था। तीसरा, कि आम जनता को फायदा या नुकसान है इस नई पॉलिसी से। और चौथा, कि पॉलिटिकल व्यू इस पर क्या है, और उसी के इर्द गिर्द ऑब्जेक्टिव जो हैं वो यहाँ पर बनाए गए। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सरकार ने जो बताया है कि टू ब्रिंग अबाउट ग्रेटर सोशल कॉन्शियस अबाउट द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ कंजप्शन ऑफ लीकर एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस, यानी कि एक कॉन्शियस लोगों में पैदा हो कि कितना नुकसानदायक है, कितने हार्मफुल इफेक्ट्स हैं लीकर और जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उनके। दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू इंकरेज ट्रांजिशन फ्रॉम हाई टू लो अल्कोहलिक कंटेंट बेवरेजेस, यानी कि हाई कंटेंट से लो कंटेंट बेवरेजेस की तरफ जो है, जो अल्कोहलिक कंटेंट है उसकी तरफ हमें जाना है, ट्रांजिशन करनी है, उसका इंकरेज करना है। तीसरा है टू रेशनलाइज द नंबर ऑफ टैक्सेस, ड्यूटीज एंड अदर लेवाइज टू ऑप्टिमाइज रेवेन्यू फॉर कॉमन गुड, यानी कि उस तरह से अच्छे तरीके से रेवेन्यू जो है वो, टैक्सेस जो है वो कलेक्शन होनी चाहिए, उस पर लगाना है ताकि जो कॉमन गुड के लिए जो पैसा है उसका इस्तेमाल किया जाए। ये तीसरा ऑब्जेक्टिव है। चौथा ऑब्जेक्टिव है टू चेक बॉटलिंग स्मगलिंग ऑफ लीकर इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर फ्रॉम नेबरिंग स्टेट्स यूनियन टेरिटरीज, यानी कि बाहर से या बाहर की स्टेट से, यूनियन टेरिटरी से जो बॉटलिंग या स्मगलिंग होकर जो यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर में जो स्मगलिंग दारू या फिर जो विस्की है या फिर बाकी जो लेकर प्रोडक्ट्स हैं वो आते हैं, उस पर एक चेक लगाना, उसको कंट्रोल करना। अगला ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड choice of brands and places for consumption to its consumers and a level playing field to all stakeholders। stakeholders सब होते हैं वो लोग जो कंज्यूमर हैं, जो इसको कंज्यूम करते हैं इस लीकर प्रोडक्ट्स को। दूसरा होता है जो इसको बेच रहे हैं, उसके बाद गवर्नमेंट है, उसके बाद आम जनता है, सोशली किस तरह से उसको इफेक्ट हो, ये सारे स्टेक होल्डर, अल्टीमेटली कहा जाए तो हर एक इसका स्टेक होल्डर होता ही है। तो उस पर ही कहा गया है कि ब्रांड्स और जो प्लेसेस हैं वो लोगों पर छोड़ने हैं कि कौन से कंजप्शन करनी है, और एक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको दी जानी है। इस तरह की जो ऑब्जेक्टिव हैं वो सरकार ने बनाए हैं। अब इन ऑब्जेक्टिव्स को रखते हैं एक तरफ, आपने समझ लिया। अब इसको अल्टीमेटली हम एंड में इस वीडियो के समझेंगे कि क्या ये ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। उससे पहले आपको जो पहला हमारा पॉइंट है कि नई एक्साइज पॉलिसी क्या है और क्या लोगों को लगता है, क्या जो ट्रेडर्स हैं लीकर और वाइन शॉप्स के, उनको लगता है कि क्या ये जो एक्साइज पॉलिसी है उसमें फॉल्ट्स हैं। सबसे पहला इसमें कहा गया है बिडिंग होगी, यानी कि ई ऑक्शन होगी। एक ऐसी फील्ड तैयार की जाएगी जिसमें कि लोग जो है वो ऑनलाइन अपनी मर्जी से
जो है वो बेच पाएंगे, क्या लीकर प्रोडक्ट जो है वो उसको बेचने की एक मर्जी जताएंगे और उसके बाद वो ऑनलाइन बिड में भागीदारी लेंगे। अब उस भागीदारी में लेने, अपनी भागीदारी बताने के लिए कि क्या एलिजिबिलिटी है आपकी, वो भी आप समझ लीजिए। सबसे पहला कि 5 लाख रुपए की एक अर्नेस्ट मनी जो है वो आपको पहले वहां पर शो करनी है कि इतना पैसा जो है वो हमारे पास पड़ा हुआ है। दूसरा, 25,000 रुपया जो है वो मिनिमम एक आपको फॉर्म फीस भी देनी है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। यानी कि एक फॉर्म, एक दुकान को लेने के लिए, एक लाइसेंस को लेने के लिए एक बिड अगर आपने बताना है कि मैं बिड भी कर सकता हूं, मैं एलिजिबल हूं या नहीं, उसके लिए 5,25,000 रुपया आपको चाहिए। यानी कि ये आपको चाहिए अगर आपने को सोचना है, आपके मन में ऐसे ख्याल आ रहे हैं अगर कि आपने इस तरह की कोई शॉप खरीदनी है कि ताकि आप चाहते हो कि मैं भी लिकर का बिजनेस शुरू करूं अपने एरिया में जहां पर भी ये दुकानें जो है बेची जानी है। फॉर एग्जांपल, इसके लिए भी दुकानें तय हैं कि कौन से एरिया में कितनी दुकानें जो है बेची जाएंगी। ओवरऑल अगर मैं टोटल दुकानों की बात करूं तो इस समय 223 दुकानें हैं फॉर द प्रिसाइज, जो कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हैं। 2 दुकानें अगर आप लद्दाख की निकाल लीजिए तो बची 221, 4 दुकानें कश्मीर में हैं, बाकी बची 217 दुकानें जो कि जम्मू संभाग में है। 10 डिस्ट्रिक्ट में, अलग अलग एरियाज में, आपके आसपास कोई भी होगी आपको पता होगा। अब उसके बाद इस पॉलिसी में जो दूसरी चीज तय की गई है वो है मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू। यानी कि एक सरकार को आपको बताना है कि भैया इतना रेवेन्यू, सरकार ने आपको बता दिया कि इतना रेवेन्यू जो है हमें आपकी शॉप से चाहिए ही चाहिए। वो जो है वो हमें आप 12 महीने में डिवाइड करके दे दीजिए, एक महीने में। यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी को कह दिया कि आपका 12 लाख रुपया रेवेन्यू जो है वो साल का गवर्नमेंट को आपने जमा कराना है, ये गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। 12 लाख रुपया आपने जमा कराना है, 1 लाख रुपया आपको महीने का डिवाइड कर दिया जाएगा, 12 महीने में आपको जो है ये पूरा पैसा जो है वो जमा कराना है। दूसरा, अब इसमें एक और क्लॉज जो ऐड किया गया है वो है कंसोल्वेंसी सर्टिफिकेट। यानी कि अगर आपका जो रेवेन्यू आपको बताया गया है सरकार ने कि इतना रेवेन्यू आपने जो है वो जनरेट जरूर करना है, पर अगर वो आप रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाते हैं तो आपकी कुछ जो कंसिडरेशंस हैं वो भी रखी होंगी सरकार ने ऑलरेडी कि आपकी दुकान का इतना रेवेन्यू जो है वो जनरेट होना चाहिए। नहीं हुआ तो आपकी कुछ प्रॉपर्टी आपको अटैच करनी होगी। अगर उस रेवेन्यू में किसी तरह की भी कमी आई तो वो सरकार वो प्रॉपर्टी आपसे ले सकती है और उसको सेल आउट कर अपना रेवेन्यू पूरा करेगी। ये भी एक सर्टिफिकेट आपको इशू करना है। बाकी तहसीलदार और कलेक्टर सर्टिफिकेट तो जिस तरह से पहले पॉलिसी में कुछ थे उसी तरह के रखे गए हैं। यानी कि ये है कुछ जो नई एक्साइज पॉलिसी में रखा गया है। अब चलते हैं इसके अलावा, फॉर एग्जाम्पल ये तो हो गया गवर्नमेंट का रेवेन्यू जिस तरह से। अब इस रेवेन्यू में क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो एक्साइज पॉलिसी में आती हैं कि जिसकी वजह से ये सारा रेवेन्यू सरकार को इकट्ठा करके देना है। इसमें आते हैं 4 टैक्सेस। पहला आता है असेसमेंट फीस, दूसरी आती है एडिशनल असेसमेंट फीस या फिर सेल्स, जिसे हम सेल्स टैक्स कहते हैं। तीसरा आता है लाइसेंस फी और चौथा आता है फाउंडिंग फीस। ये राउंडिंग फीस, ये 4 तरह के टैक्सेस जो हैं वो सरकार को इन्होंने सबमिट करवाने हैं, जिनको ओवरऑल रेवेन्यू बनाकर सरकार जो है वो 12 महीने में बांटेगी और उसको आपको देना होगा। इसके अलावा सरकार ने जो है एक कोटा भी डिसाइड कर दिया। मैं बताऊंगा ऑब्जेक्टिव पे भी बताऊंगा कि किस तरह से वो फुलफिल हो गए या नहीं होंगे ऑब्जेक्टिव, उस पर बताऊंगा। सरकार ने मिनिमम रेवेन्यू तो डिसाइड किया है कितना रेवेन्यू आपने सरकार को देना है। दूसरा, मिनिमम बॉटल्स, मिनिमम कोटा भी जो है वो डिसाइड कर दिया गया कि जेके विस्की का आपको 750 ml की इतनी बॉटल जो है वो बेचनी ही बेचनी है। अब आता हूं मैं जो एग्जैक्ट फिगर्स हैं उसके मुताबिक कि कितनी बेचनी है और कहां बेचनी है, किस तरह से बेचनी है। सबसे पहले अगर मैं बताऊं कि मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू और मिनिमम कोटा टू सेल, उसकी जो बात की गई है, फॉर एग्जांपल आप वार्ड नंबर 21 की कोई दुकान ले लेते हैं, उसमें मिनिमम रेवेन्यू जो कहा गया है वो बताया गया है 2,65,66,161 रुपया आपको साल का जो है वो रेवेन्यू जरूर जनरेट करना चाहिए। दूसरा, बॉटल्स कितनी बेचनी है, आपको बॉटल्स बेचनी है 11,000। ये बॉटल जो है वो डिसाइड होंगी कि ये 1,10,300 बॉटल जो है वो आपको बेचनी ही बेचनी है। ये 2 चीजें जो हैं वो इसमें क्लॉज नए ऐड किए गए हैं कि मिनिमम बॉटल भी आपको इतनी बेचनी है, मिनिमम रेवेन्यू भी इतना जनरेट करना है। दुकान बंद करिए, दुकान आप खोलिए ही नहीं, दुकान आप अगर फॉर एग्जांपल किसी तरह की प्रॉब्लम आती है उससे कुछ गवर्नमेंट को लेना देना नहीं है। जितना आपने कहा है उतना देना है, नहीं देना है, नहीं अगर किया तो किसी तरह से आपसे जो है वो वसूल किया जाएगा, क्योंकि आपकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी अटैच है। अगर आपकी प्रॉपर्टी अटैच है तो गवर्नमेंट वहां से उसको सेल आउट कर आपसे पैसा ले लेगी। ये एक कुछ चीजें जो हैं वो इसमें कही गई हैं। दूसरा,
अब इसमें कहा गया है कि अगर आपको कोई भी कोटा, फॉर एग्जांपल आपका कोटा जो आपके पास पड़ा था, जो भी विस्की या फिर वाइन या फिर जितने भी लिकर प्रोडक्ट्स आपके पास पड़े थे बेचने के लिए, अगर वो खत्म हो जाते हैं, अगर आपको अब नया परचेज करना है, तो नया परचेज कैसे होगा? आपको जो उसका टैक्स बनेगा वो पहले सबमिट कराना है गवर्नमेंट को। अब आप जब सबमिट करा रहे हैं, आपने फिर उसको ऑर्डर दिया, उसकी जितनी फीस, जितना भी पैसा बना टैक्सेस, वो पहले आपने एडवांस में जमा कराया। उसके बाद जो पैसा, अब जो होलसेलर है वो भी उसी तरह का करेगा कि उसको भी अपनी जो जितना भी पैसा वो कमा रहा है उसका टैक्स बनाकर गवर्नमेंट को पहले सबमिट कराना होगा। और जो प्रोसेस 1 से 2 घंटे में ट्रेडर्स के मुताबिक जो लगता था, अब हो सकता है कि उसमें 3 दिन तक लगे। और 3 दिन तक हो सकता है कि अगर आपके पास माल नहीं है तो आपकी दुकान बंद भी रहे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट मिनिमम रेवेन्यू, मिनिमम गारंटीड रेवेन्यू और मिनिमम कोटा वाली बात जो है वो आपको अपने ध्यान में 2400 घंटे जरूर रखनी है। अब उसमें जो है वो मिनिमम मार्जिन भी एक तय कर दिया गया है कि आपका परचेज में, मैं कॉमर्स का 5 साल तक स्टूडेंट रहा हूँ, 11वीं 12वीं और बीकॉम पूरी की है, बट मुझे आज तक कहीं पर मैंने नहीं सुना कि परचेज पर जो है एक मिनिमम जो मैक्सिमम जो कैप आपकी लगा दी गई है कि 10% तक रेवेन्यू आप कमा सकते हैं, इसके ऊपर मार्जिन जो है वो रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, वो भी परचेज पे। अब परचेज पे फॉर एग्जाम्पल कोई भी चीज़ आप खरीदते हैं 100 रुपये की, आप उसको बेचते हैं 120 रुपये में। अब उसमें से आपको सारे टैक्सेस निकाल के जो मार्जिन टोटल बनाना है आपको, वो 10% निकालना है। उसके बाद आपको देखना है कि आप प्राइस ज़्यादा बेच रहे हैं, कम बेच रहे हैं, एमआरपी भी डिसाइड है। अब उसी बीच में जो है वो आपको सारी एडजस्टमेंट करनी है, अपना प्रॉफिट भी निकालना है, टैक्सेस भी निकालने हैं, मिनिमम रेवेन्यू को भी देखना है, कोटा को भी देखना है। ये सारी चीज़ों का खासा ख्याल जो है वो रखा जाना है। अब ये सारी चीज़ें जो देखी जा रही हैं, इस पर अब ऑब्जेक्टिव की अगर मैं बात करूं तो किस तरह से वो ऑब्जेक्टिव पूरे होंगे, जो गवर्नमेंट ने कुछ ऑब्जेक्टिव सेट किए थे, वो बता देता हूं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव सरकार ने कहा कि एक कॉन्शियस लोगों में जगानी है कि हार्मफुल इफेक्ट जो इसके हैं वो जो है कम से कम लीकर जो है वो लोग पिए, लोग जो है वो कम से कम इसको खरीदें और ज़्यादा कंजप्शन ना हो। उसको देखते हुए सरकार ने एक फैसला जो लिया है कि इस तरह की पॉलिसी हमने तैयार की है, ऑब्जेक्टिव ये रखा गया है। क्या उससे ऑब्जेक्टिव अचीव होगा या नहीं होगा, ये आपसे हम पूछ लेते हैं। दरअसल एक वर्ड आपने काफ़ी बार सुना होगा, अगर आप पंजाब या नियरबाई स्टेट्स में कहीं पर भी जाते जाते रहते हैं तो ठेके टूटते हैं। हाँ जी, बारी 31 मार्च आ रही है, इस बार ठेके टूटेंगे। उस ठेके टूटने का मतलब ये होता था, अभी तो फिलहाल के लिए रूल्स वहां पर बदले गए हैं। ठेके टूटने का मतलब ये होता था कि हर साल जितना भी लास्ट के 31 तक आपको लास्ट के 31 मार्च तक आपके पास स्टॉक पड़ा है, आपको किसी तरह से वो बॉटल्स बेचनी होती थी कि भाई इतना जो है वो मुझे बेचना ही बेचना है। सरकार ने एक कैप तैयार की है और अगर मैं इतना नहीं बेचता हूं तो मेरे ऊपर किसी तरह की जो है वो पेनल्टीज भी लग जाएंगी। इसीलिए वो किसी ना किसी तरह से वो बेचता था, चाहे वो सस्ते में बेचे, महंगे में बेचे, किसी तरह से बेचे और बुला बुला कर लोगों को कहता था कि आप जहां पर मैं 400 की एक बॉटल देता हूं, आप 200 की ले जाइए, बट जरूर लेके जाइए क्योंकि मुझे आज सारा स्टॉक खत्म करना है और जो मेरा कोटा पिछली बार पूरा नहीं हुआ था वो मुझे पूरा करना है आज ही के दिन। ये ठेके टूटने का मतलब होता था। और कई लोगों को ये फायदा भी हो जाता था कि चलो सस्ती दारू वहां पर मिल जाती थी, बट उसकी क्वालिटी कितनी होती थी ये शायद पंजाब के लोग या फिर वो लोग जिनको ये सस्ती दारू मिलती थी उनको ज़्यादा पता होगा। बाकी जो एक गवर्नमेंट ने सोचा है कि इससे हम जो है एक ड्राई स्टेट की तरफ या फिर लीकर पॉलिसी, लीकर जो है वो कम कंजप्शन की तरफ या हाई क्वालिटी से कम लो अल्कोहलिक जो है वो उस तरह का कंटेंट जो है वो क्रिएट करेंगे। उसमें ऑब्जेक्टिव अचीव होता है या नहीं होता, मैंने आपको कंपेयर करके बता दिया। एक व्यक्ति को कहा जा रहा है कि आप इतना रेवेन्यू और इतनी बॉटल्स बेचिए, और क्या वो अपने एरिया में सेल या फिर किसी तरह के ऐसे जो तरीके हैं वो नहीं अपनाएगा जब उसको लगेगा कि भैया इस साल मेरी जो है दुकान काफ़ी समय तक बंद रही है, मेरे एक रिश्तेदार की किसी की डेथ हुई थी, यहाँ पर लॉकडाउन लग गया था, कोविड की प्रॉब्लम हो गई थी जिसकी वजह से मेरी दुकान जो है वो नहीं चल पाई, अब मेरे को 1 महीना बचा है तो मैं इतना बड़ा स्टॉक जो है, फॉर एग्जाम्पल उसने 1 लाख बेच दिया, अब 10,000 बचा है तो 10,000 बोतलें उसने बेचनी ही बेचनी है, वो 10 रुपये में बेचे, 100 रुपये में बेचे, गवर्नमेंट को किसी तरह का फर्क नहीं पड़ता। उसके अलावा तो फिर वो किस तरह के हथकंडे या किस तरह के तरीके अपनाएगा ये आप भलीभांति समझ सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है या नहीं वो भी आप समझ सकते हैं। अब चलते हैं भैया कि नई पॉलिसी तो आगे, नई पॉलिसी से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं ट्रेडर्स को, उनको ओल्ड पॉलिसी में क्या था वो भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। दरअसल अगर एक व्यक्ति के मन में आया कि मुझे कोई और काम नहीं मिल रहा या फिर मेरे एरिया में कोई लिकर की शॉप नहीं है,
तो मैं या फिर कोई भी व्यक्ति वो सोचता था कि मैं एक एप्लीकेशन जो है वो एक्साइज डिपार्टमेंट में भर देता हूँ, एक्साइज कमिश्नर में वो एप्लीकेशन भरता था, फिर इंस्पेक्टर के पास वो फाइल जाती थी, उसके बाद 60 दिन का नोटिस जो है वो दिया जाएगा, 14 से 60 दिन का नोटिस, उसके दुकान जहाँ भी वो लेना चाहता है, रेंट डीड या फिर उसकी लीज डीड या फिर जो उसकी अपनी दुकान है, उसके बाहर वो जो एक पर्चा है, एक नोटिस है, वो लगा दिया जाता था और 60 दिन तक वेट किया जाता था कि अगर किसी को ऑब्जेक्शन है तो वो वहां पर ऑब्जेक्शन रेज कर ले, अगर नहीं है तो वहां पर फिर उसको किसी तरह से दुकान मिल जाती थी। बट उससे पहले भी उसको 5 तरह की अलग अलग एनओसी जो है वो लेनी होती थी। एनओसी जिसमें कलेक्टर सर्टिफिकेट आ गया, मेडिकल फिटनेस आ गई, डीएम से सर्टिफिकेट आ गया, तहसीलदार और बाकी सब सर्टिफिकेट लेने होते थे कि आपके आसपास मंदिर मस्जिद या बाकी जो रिलीजियस प्लेसेस हैं वो तो नहीं है, क्या आपके घर, क्या आपकी दुकान जहां आप खोलना चाहते हैं उसके पास स्कूल तो नहीं है, क्या वहां के लोगों को किसी तरह की ऑब्जेक्शन तो नहीं है। इन सारी चीज़ों को कंसिडर किया जाता था और उसके बाद ये दुकान का लाइसेंस जो है वो उस व्यक्ति को दे दिया जाता था। और उसके बाद जो है, इससे पहले की अगर मैं बात करूं तो 2 लाख रुपया जो है वो मिनिमम रेवेन्यू जो है वो उस पर रखा गया था, और अगर 50,000 बोतलें आप बेच देते हैं तो उसके बाद 2 लाख रुपया और रखा गया था। ये कुछ क्लॉज जो है पिछली पॉलिसी में रखे गए थे। अब बात आती है कि क्या इससे भी जो नई जो पुरानी पॉलिसी थी उससे ऑब्जेक्टिव वो अचीव होते थे या नहीं होते थे, उस पर अगर हम बात कर ले। एक व्यक्ति के मन में किसी तरह का प्रेशर नहीं है, जो भी दुकान खरीद रहा है उस वो पूरी फॉर्मेलिटी फॉलो करता था और उसके बाद एक दुकान खरीद लेता था। अगर दुकान उसने खरीद ली तो उसके बाद उसके मन में ये होता था कि मुझे 9 बजे जो है वो दुकान बंद करनी है, सुबह 9 बजे मेरे को खोलने का टाइम है, शाम को 9 बजे बंद करने का टाइम है। तो मुझे कई बार आपने देखा होगा, अगर कई सारे लोग जाते रहते हैं तो 9 बजे के 1 सेकंड भी ऊपर वो दुकानदार नहीं होने देता था, क्योंकि उसको डर रहता था कि शायद पुलिस वाले आ जाएंगे तो बंद कर देंगे। तो इससे अच्छा है कि 5-10 रुपए 100 रुपए हम कम कमा लेंगे, पर दुकान जो है वो पूरे समय में बंद होनी चाहिए और किसी तरह का प्रेशर नहीं होता था। पर क्या जिस तरह से हम बाकी स्टेट्स में कई जगहों पर देखते रहते थे कि ठेके टूटते थे और फिर इतने सारे एफआईआर और इतने सारी लगातार प्रॉब्लम्स होती थी, लड़ झगड़ कर लोग जो है किसी तरह से भी दारू बेचते थे, क्या उस तरह की चीज़ें अब यहाँ पर होंगी? क्या पुरानी पॉलिसी में होती थी? नहीं, बिल्कुल नहीं होती थी। कई सारे हमने जो प्रमाण हैं वो यहाँ पर देख लिए हैं कि एफआईआर यहाँ पर किसी भी, बड़े कम ऐसे चुनिंदा लोग हैं जिनके खिलाफ एफआईआर हुई होगी, बट ज़्यादातर लोगों के खिलाफ किसी तरह की भी एफआईआर नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी ने दारू बेची हो। वो वाली तो एक भी एफआईआर यहाँ पर नहीं होगी कि किसी ने ज़बरदस्ती अपनी दुकान से आवाज़ें लगा लगा कर कहा हो कि दारू खरीदिए क्योंकि मुझे अपनी बॉटलिंग का कोटा और मिनिमम रेवेन्यू का कोटा जो है वो गवर्नमेंट को सबमिट कराना है। पुरानी पॉलिसी में ऐसा नहीं था, नई पॉलिसी में ऐसा है। ऑब्जेक्टिव किस तरह से अचीव होगा उस पर बात करेंगे। अब आती है, 2 चीज़ें तो होगी, नई पॉलिसी और नई पॉलिसी में फॉल्ट्स। दूसरा आ गया जो ट्रेडर्स को लग रहा है कि ओल्ड पॉलिसी में क्या था और नई पॉलिसी में क्या फॉल्ट्स है। तीसरा बात करते हैं कि आम जनता को इससे फ़ायदा है या नुकसान है। लोगों के कुछ दिमाग में ये चीज़ें लगातार चल रही हैं कि शायद जैसे ठेके वहाँ पर टूटते हैं, सस्ती शराब मिलती है, तो यहाँ पर भी वैसा होगा। बट कई बार ये भी देखा गया है कि वो आखिरी के 2-3 दिन में ज़रूर होता था, बट कई बार ऐसा देखा गया है कि जो ट्रेडर्स हैं या फिर जो जितने भी जो लोग हैं जो अपना रेवेन्यू जनरेट नहीं कर पाए पूरे महीने में, साल में, तो उनको परेशानी ये हो जाती थी कि अब ये रेवेन्यू मुझे सबमिट कराना है तो अल्टीमेटली किसको लूटा जाएगा। फॉर एग्जांपल, एक पेट्रोल का प्राइस 100 रुपये बढ़ता है, तो पेट्रोल का प्राइस अगर बढ़ता है तो उससे किराया भी बढ़ेगा। अगर किराया नहीं बढ़ाता है तो वो सारा नुकसान जो है वो ट्रांसपोर्टर झेलेगा। ऐसा तो कभी नहीं होता, ट्रांसपोर्टर किराया बढ़ाने की मांग लगातार करते हैं, किराया बढ़ता है। उसके बाद जब आप सब्जी खरीदने जाते हैं तो क्योंकि उस व्यक्ति को भी फ्रेट का चार्जेस ज़्यादा बढ़ा है, कैरेज का चार्जेस ज़्यादा बढ़ा है, तो सब्जी भी महंगी हो जाती है। दूध, बाकी सब एसेंशियल आइटम जो है महंगी हो जाती है। उसका सिर्फ एक ही कारण होता है कि एक चीज़ महंगी हुई और उसके जो जितने भी पैरेलल या फिर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, एंसिलरी इंडस्ट्रीज हैं, उन पर भी पूरी तरह से असर पड़ता था। अब एक व्यक्ति जिसको कहा जा रहा है कि आपको 2 लाख रुपया, 3 लाख रुपया साल का या जितना भी पैसा जो है वो आपको इतना कमा कर देना है, अगर वो नहीं कमा पाएगा तो अल्टीमेटली वो किससे वसूलेगा? आप ये समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि आम जनता से वो वसूल करेगा या अपनी प्रॉपर्टी जो उसने अटैच कराई है वो बेचने के लिए वो सोचेगा। ये एक आम जनता के लिए थोड़ा सा। बाकी एक कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां पर जब ठेके टूटते हैं या फिर इस तरह की घटनाएं आती हैं तो उसमें होता है कि काफ़ी बड़ी तादाद में एफआईआर होती हैं, वुमेन सेफ्टी को काफ़ी चैलेंजेस होते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट जो है वो किसी तरह की नहीं हो पाती। तो उसी को देखते हुए ट्रेडर्स का ये मानना है कि शायद आने वाले समय में अगर ऐसी पॉलिसी आ जाती है, इंप्लीमेंट हो जाती है पूरी तरह से, क्योंकि वो हो भी ऑलमोस्ट जो है वो पूरी हो भी चुकी है, क्योंकि सरकार ने परसों ही इसको जो है वो इशू भी कर दिया था, तो अगर वो हो जाता है पूरी तरह से तो वुमेन सेफ्टी को भी एक बड़ा खतरा जो है वो
हो सकता है एमआरपी पर बिकेगी नहीं बिकेगी वो पूरी तरह से भी तय नहीं है, क्योंकि परचेज पर ऑलरेडी उसे टैक्स एक मिनिमम मार्जिन भी जो है वो डिसाइड किया गया है, मैक्सिमम गारंटी रेवेन्यू भी जो है वो डिसाइड किया गया है, जो मैक्सिमम बॉटल्स बेचनी है वो भी डिसाइड किया गया है। उसके अलावा एक चीज़ जो इसमें ऐड की गई है कि मिनिएचर्स जो छोटी छोटी जो बॉटल्स के जो आते थे, जो कई बार देखा गया है कि बच्चे या फिर महिलाएं जो हैं वो यूज़ कर लेती थी और ज़्यादा दारू जो है वो कहीं ना कहीं बिकती थी और बाकी जगहों पर स्कूल पर लिए जाते थे, बाकी अलग अलग स्टेट से इस तरह की खबरें आती थी। वो जम्मू कश्मीर में अभी तक जो है वो ट्रेडर्स ने लागू नहीं होने दिया था, उसमें इस पॉलिसी में उसका भी कुछ क्लॉज है, वो भी जो है वो दिया जाएगा। बाकी आम जनता को इससे कितना फ़ायदा है ये आपको डिसाइड करना होगा, क्योंकि मैंने आपको बता दिया डिफरेंस पेट्रोल प्राइस को कंपेयर करके कि किस तरह से वो व्यक्ति जो है वो आपसे रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेगा। बाकी बात आती है अब चौथा पॉइंट, जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है कि पॉलिटिकल व्यू क्या है। पॉलिटिकल व्यू ये है, कुछ अलग अलग जगहों से जो हमने सुना, कुछ लोग कहते हैं कि शायद इसको हम ड्राई स्टेट बना देंगे जब हम सरकार में आएंगे। सरकार एक ऐसी पॉलिसी लेकर आती है कि जिसमें मिनिमम रेवेन्यू डिसाइड होता है, मिनिमम बॉटल्स कितनी बेचनी है वो डिसाइड होता है, और एक डिसाइड होता है, एक व्यक्ति के दिमाग में प्रेशर होता है कि मुझे जो है वो बेचना ही बेचना है, जैसे मर्जी बेचूं, सस्ती बेचूं, महंगी बेचूं, मुझे बेचना ही बेचना है। तो क्या वो जो ड्राई स्टेट की तरफ बात आ रही है कि उसे बढ़ाया जाना है? हमने बाकी कई सारी स्टेट्स में देखा जहां पर ड्राई स्टेट हो भी चुकी है, वहां पर भी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, जहां पर कि देखा जाता है कि नकली शराब बनती भी है और बिकती भी है। हमने कुछ देर पहले जब बिहार के इलेक्शंस हो रहे थे उसमें मीडिया की कई सारी रिपोर्ट्स देखी जहां बाकी बाहर की स्टेट से लाकर लोग जो हैं महंगी दारू वहां पर बेच रहे थे। पर जम्मू कश्मीर में अगर ये पॉलिसी आ जाती है तो क्या ट्रेडर्स को या फिर आम जनता को फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, ये आपको सोचने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। बाकी में अगर हम बात करें इन ट्रेडर्स एसोसिएशन की, तो इनसे बात करने पर कुछ जो हमें अलग अलग जगहों से जो हमें फीडबैक्स मिले या फिर हमें क्वेश्चनिंग लगातार सरकार से पूछने के लिए कहा गया, या फिर जिस तरह के भी हमने अलग अलग लोगों से बात की, तो उन्होंने ये भी कहा कि हम 1400 करोड़ रुपए का साल का रेवेन्यू कमाकर सरकार को हमेशा देते रहे, यानी कि हर साल मिनिमम जो रेवेन्यू है सरकार ने 1400 करोड़ रुपया हमने उनको कमाकर दिया है। तो क्या वो 1400 करोड़ रुपया सरकार गवा रही है, और क्या इतने लंबे समय तक, जैसे मैंने सबसे स्टार्ट ही एग्जांपल से किया था कि अगर 20 साल 30 साल एक व्यक्ति काम कर रहा है और इतना रेवेन्यू अगर कमा कर दे रहा है तो उससे सरकार को क्यों प्रॉब्लम है, किस तरह की प्रॉब्लम है? ऑब्वियसली सरकार ने एक ऑब्जेक्टिव जरूर रखा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, बट क्या वो लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो पूरे देश के लिए दी जाएगी? उस पर एक क्लॉज जरूर ऐड किया गया है कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए होगा। क्या वो डोमिसाइल इंश्योर किया जाएगा कि जो व्यक्ति खरीद रहा है उसके पीछे किसी तरह की कोई पावर नहीं है जो उसको जो है वो इस्तेमाल कर कर फिर वो यहाँ पर ठेका जो है वो खरीद ले, या फिर जो लीकर वाइन शॉप है वो खरीद ले? इसको क्या इंश्योर किया जाएगा सरकार द्वारा? और क्या अगर कोई जम्मू का ही व्यक्ति या फिर जम्मू कश्मीर का कोई व्यक्ति जो है वो ले लेता है इस तरह की शॉप, क्या वो अपना जो रेवेन्यू है वो उस तरह से बना पाएगा, और मिनिमम रेवेन्यू या फिर जो बॉटल्स हैं वो उस तरह से जनरेट कर पाएगा कि उतनी चीज़ें वो बेच पाएगा ताकि उसका रेवेन्यू भी जनरेट हो? बाकी इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो 223 का अगर मैं जो आंकड़ा है उससे अगर आप फैमिलीज जोड़ लें, आपको पता ही है कि कितनी फैमिलीज जुड़ी हैं उससे। एक व्यक्ति एक दुकान जब खोलता है लीकर शॉप तो उसके बाद 2 से 3 लोग काम करते हैं, उनका जो डेली का खर्चा है वो। उसके अलावा जब ये दुकानें बंद हो जाएगी, जिस तरह से सरकार कह रही है कि 1 महीने का आपको समय दिया गया है, 1 महीने के अंदर जो है वो आपको वाइंड अप करनी है, एक तरीके से वही कुछ कहा गया है। और सरकार ने जो बात रखी है वो यही है कि सबको लेवल प्लेइंग फील्ड देनी है, और जो एक स्मगलिंग और बाकी जो खबरें लगातार आती रहती हैं बाकी स्टेटों से, उस तरह की खबरें यहाँ से ना आए उसको इंश्योर किया जाएगा। क्या ऐसी खबरें जम्मू से पहले आती थी? इस पर भी एक सवाल निशान ज़रूर है, क्योंकि हमने बहुत कम ऐसी खबरें हैं जो इस तरह की लगातार यहाँ पर सुनी है कि नकली शराब कहीं बन रही है। गांव के कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां पर कठुआ से एक खबर जरूर आती थी कि कुछ तरह एक दारू जो है वो वहां पर जरूर बनाई जाती है, बट वो इतने कम लोगों में बटती है, या फिर उसको इस तरह किसी और तरीके से जो है वो जरूर इंश्योर किया जा सकता है कि वो ज़्यादा ना बिके। इसीलिए जो है वो स्मगलिंग और बाकी सब चीज़ें जो है वो यहाँ पर कम देखी जाती हैं। इसलिए ट्रेडर्स को ये भी एक प्रॉब्लम यहाँ पर है कि क्या अगर ऐसी चीज़ें होंगी तो जो स्मगलिंग है या फिर जो बॉटलिंग खर्चा है वो ज़्यादा ना हो जाए। उसके अलावा एक कॉपस फंड जो है वो इन ट्रेडर्स ने भी तैयार किया होगा कि हर कुछ देर में 2500 रुपये का कॉपस फंड भी वो तैयार करते हैं, जिससे कुछ अलग अलग जगहों पर डोनेशंस या फिर किसी की बेटी की शादी करानी या फिर किसी तरह का भी बेनिफिट जो है वो सरकार को दिया जाए।
एम्बुलेंसेस इन्होंने पीछे 13 डिस्ट्रिक्ट्स में एम्बुलेंसेस दी, 2 करोड़ रुपए का लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कोविड फंड था वो भी उसमें भी दिया। यानी कि ये सारा रेवेन्यू जो है वो सरकार को इकट्ठा करके देते रहे, और अब सरकार इनसे कह रही है कि आप जो है एक काम कीजिए, अपना बोरा बिस्तरे देखिए। और सरकार ने ये चीज़ ज़रूर कही है कि आप ही दुकान लेंगे। क्या अगर कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट का क्लॉज रखा गया है, जिस तरह पहले कह रहा हूं कि बाहर का कोई व्यक्ति ज़्यादा पैसे लगाकर वो दुकान खरीद लेता है और फिर उसके बाद यहाँ के किसी व्यक्ति को बिठा देता है थोड़ी देर के लिए और उसके बाद खुद ही अपना चलान शुरू कर देता है दुकान को, तो क्या गवर्नमेंट ये इंश्योर करेगी कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो सबको दिया जाएगा? कुछ लोग हैं जिनकी दुकानें 10-10 अलग अलग बिजनेस चल रहे हैं, वो एक नया उनके लिए एक दुकान जो है वो खुल जाएगी, उनको ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा, उनको मिली नहीं मिली। बट ये जो लोग हैं जिनका ऑलरेडी बिजनेस सिर्फ और सिर्फ यही है, इनके अलावा कोई और बिजनेस नहीं है, क्या इनको इंश्योर किया जाएगा कि सरकार इनके लिए किसी तरह का भी ऐसा कोई प्रपोजल तैयार करे ताकि ये अगर इनको दुकानें नहीं मिली तो ये कहीं और रिहेबिलिटेट हो पाएँ? जो इन्होंने लोन्स लिए हैं, जो इनको खर्चा लगातार होता रहा है, क्या वो सरकार इंश्योर करेगी कि वो इनको मिल पाए? और उसके बाद जो नए नए लोग जो लगातार एक दुकान या 2 दुकान चला रहे हैं और काफ़ी समय से लगातार लोन लेकर 4-4 5-5 अपने एम्प्लॉयज़ रखकर उनको भी यहाँ पर उनको भी खर्चा जो है वो लगातार उनका उठा रहे हैं, किसी तरह की उनको प्रॉब्लम होती है वो इनको ये लगातार हेल्प करते हैं, तो क्या सरकार इनको किसी तरह की रिहेबिलिटेट करेगी? और क्या जो रेवेन्यू इन्होंने इतने सालों तक सरकार को कमा के दिया है उसका कुछ % शेयर इनको देगी? ये सवाल लगातार ये ट्रेडर्स जो हैं वो सरकार से पूछ रहे हैं। और इतना रेवेन्यू के जनरेशन जो लगातार ये करते रहे हैं हमेशा से, क्या आने वाले समय में उसको सरकार इंश्योर करेगी? क्योंकि सरकार ने मिनिमम रेवेन्यू जरूर वो डिसाइड किया है कि आपको इतना ज़रूर कमा कर देना है, उसके लिए किस तरह की फेयर प्रैक्टिसेस होंगी उसको भी सरकार ने इंश्योर करना है। वो क्या वो ट्रेडर्स इंश्योर कर पाएंगे? वो सारे सवाल जो हैं वो यहाँ पर इस एक्साइज पॉलिसी पर ज़रूर खड़े होते हैं। अब ये 5 ऑब्जेक्टिव जो हमने बताए थे, क्या वो अचीव होते हैं या नहीं होते हैं, इन सारी चीज़ों में मैंने ज़रूर समझ कर आपको छोटी छोटी बातों में बताया है। बाकी ट्रेडर्स की ये मांग लगातार बनी हुई है, क्योंकि कल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब से वो मिले थे कि जल्द से जल्द कृपा कर इस एक्साइज पॉलिसी को जो है वो छोड़ दिया जाए। क्योंकि एक चीज़ मैं ऐड करना भूल गया, 2023 तक इन सबके लाइसेंसेस जो हैं वो ऑलरेडी रिन्यूड हैं। इनकी ये मांग है कि अगर सरकार चाहती है कि नई एक्साइज पॉलिसी लाना तो एक टाइम दिया जाए, ये नहीं कि 10 दिन में या 15 दिन में या 1 महीने में हम पूरी तरह से अपना बिजनेस जो है वो ख़त्म कर दें और अपने जो फैमिलीज़ हैं, ना सिर्फ अपनी फैमिलीज़ बट अपने जो एम्प्लॉयज़ की फैमिलीज़ हैं उनको भी दर बदर की ठोकरें खानी पड़े। इससे अच्छा ये है कि सरकार 2023 तक का समय मिनिमम हमें दे, ताकि किसी तरह का भी कुछ प्लान जो है वो हम भी सोच पाएँ और उसी तरह से आगे जो है एक्साइज पॉलिसी को ड्राफ्ट करने में हम भी मदद कर पाएं, स्टेक होल्डर्स की बातें जो हैं वो सुनी जाएं, ताकि एक बेहतरीन एक्साइज पॉलिसी तैयार की जाए। उनका ये कहना है कि अगर कुछ लोग कहते हैं कि ड्राई स्टेट बनानी है तो एकदम से आप बना दीजिए, हम कुछ नहीं करेंगे, बट एक व्यक्ति से रोटी छीनकर दूसरे व्यक्ति को देना ये कहाँ का इंसाफ है? और क्या बिड में पूरे सही फेयर प्रैक्टिसेस यूज़ होंगे, ये सरकार इंश्योर कर सकती है? क्योंकि हमने देखा है कि कई बार ऐसे होता है कि मैक्सिमम रेट बिड का इतना चला जाता है कि शायद उतना रेवेन्यू मिला हो। इसी तरह की एक खबर राजस्थान से कुछ देर पहले आई थी, जहां पर 2 परिवारों में आपसी जो है वो जिद हो गई, जिसकी वजह से एक 72 लाख की जो एक दुकान जिसकी बिड 72 लाख से शुरू हुई वो जाकर 510 करोड़ में बिकी। अब वो व्यक्ति दे पाए, वो महिला दे पाई या नहीं दे पाई, ये एक अलग सवाल है, पर इतना ज़्यादा जो बिड लगेंगी उसको क्या जम्मू के जो ये ट्रेडर्स हैं वो इंश्योर कर पाएंगे? इनकी ये मांग ट्रेडर्स की ये भी है कि अगर 223 दुकानें जो हैं इनको रहने दिया जाए, बाकी कई सारे एरियाज हैं जिनको आइडेंटिफाई कर सरकार नई दुकानें जो है वो दे सकती है, नए ट्रेडर्स को दे, उससे इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पुराने लोगों को से ही अगर छीन ली जाएंगी और अगर ये लोग वापस दुकानें जो है वो नहीं ले पाए तो क्या सरकार इंश्योर करेगी कि मिनिमम जो रेवेन्यू सरकार को ये देने की बात कर रहे हैं, क्या मिनिमम एक रेवेन्यू जो है, एक कमाई या फिर एक रेम्यूनरेशन, एक सैलरी इन लोगों को भी दी जाए, ताकि ये अपने परिवार का और उन लोगों का जो इनके साथ जुड़े हैं और उनके परिवार वालों का घर, उनका पेट जो है वो पाल पाएं। ये सारे सवाल जो हैं वो सरकार से ये ट्रेडर्स लगातार पूछ रहे हैं। बाकी आने वाले दिनों में इस पर किस तरह का एक्शन सरकार लेती है, जैसे ही कोई अपडेट उस पर आएगा हम आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए नई रेट लिस्ट का इंतजार जो है वो लगातार हम कर रहे हैं जब तक ये वीडियो शूट हो रही है। जैसे वो आएगी उस पर भी हम जो चर्चा करनी होगी, अपडेट जो भी होगा आपके साथ साझा करेंगे। फिलहाल के लिए मुझे मेरे कैमरा पर्सन कमल सिंह को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।